Good morning, all of you. Today we are having a lesson here that is from class 8th, and the lesson name is Directive Principles of State Policy. This is one of the very important lessons that you are going to read here, and after that, you would be able to know what is the differences between Directive Principle of State Policy and the fundamental rights. कंफ्यूजन ये होता है कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर थिंकिंग दीज बोथ राइट्स आर सेम, बट ये सेम नहीं है, डिफरेंसेस है. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस हियर, वी हैव टू नो अबाउट दिस वन. सो बिफोर द स्टार्टिंग द लेसन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. फाइन. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? व्हाट इज दिस? Why we are having such kind of the facilities, even we are having the fundamental rights? What is the reason behind this, that the constitution is giving such kind of the rights or the points which is very good and useful for the citizen of India? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है कि जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है किसी भी स्टेट के लिए, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने. सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच कुड प्रोवाइड द बेसिक ऑफ गुड गवर्नेंस बाय डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट थ्रू द प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस. यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो चीजें हैं जिसके तहत गवर्नमेंट को मोटिवेट किया जाता है कि बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, you are having the responsibility for your state people. You should provide the such kind of the facilities which are very important for the people those they are living there. ठीक है, यानी गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि आप गुड गवर्नेंस लाइए. गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जहाँ पे सब कुछ सही से हो, अपराध ना हो, महिलाएं सुरक्षित हो, चोरी ना हो, बच्चे स्कूल जा रहे हो, ठीक है, जो रोटी कपड़ा मकान, ये जो 3 बेसिक नीड्स होती हैं, ये सभी को प्रोवाइड होते हो, कानून पे सबका विश्वास रहे, जस्टिस प्रॉपर मिले, इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ठीक है, फिर आप बोलो सारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, तो ये उससे अलग कैसे हुआ? ये उससे अलग कैसे हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होता क्या है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग. फिर से देखो, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्या है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. देन यू आर एबल टू राइट व्हाटएवर यू वांट टू डू. अगर ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. अगेन आई एम टेलिंग यू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक स्टेट्स के अंदर में उसकी गवर्नमेंट को ये राइट्स होता है कि वह अपने स्टेट के अंदर, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, दिल्ली है, बिहार है, यूपी है, पंजाब है, गुजरात है, तो पर्टिकुलर एक स्टेट्स के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अपने नागरिकों को, मतलब जो उस स्टेट में परमानेंट सिटीजन है, वो उनको क्या एक्स्ट्रा देना चाहता है, या फिर ऐसा गुड गवर्नेंस, एक ऐसी सरकार देना चाहता है जहाँ पे वो सभी लोग जो उस राज्य में रहते हैं वो फील करें कि हाँ, वी आर वेरी गुड, हमारे को हमारी सरकार ने ये दिया वो दिया और हम लोग यहाँ पे सेफ है. ठीक है, जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द गुजरात, व्हेन मोदी जी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात, द पीपल वर वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम. ठीक है, आप दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हो. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सारे लोग खुश हैं या ना खुश हैं, ये आप खुद समझ सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया? यानी अगेन जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एक स्टेट की पॉलिसी होती है. हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग हो सकती है. जरूरी नहीं है कि जो यूपी में आपको मिल रहा है वो पंजाब में भी मिलेगा, जो पंजाब में आपको मिल रहा है वो बिहार में भी मिलेगा. यू कैन टेक द वन एग्जांपल, बिहार में शराब बैन है ना, वाइन इज नॉट, लिकर इज नॉट अलाउड इन द बिहार. वही वो वहाँ का डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है. बैन कर दिया बिहार में, गुटखा बंद कर दिया, तंबाकू बंद कर दिया, शराब बंद कर दिया. ठीक है, बट दिल्ली में मिलता है, तो दिल्ली में क्यों मिलता है, बिहार में क्यों नहीं मिलता? तो यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर वही बात कि भैया जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने आपको बता दिया. थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है. तो पहला जो इसका एम आता है, दैट इज प्रमोटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये क्या करता है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को क्या करता है? बढ़ाने के लिए होता है. अगला है रेजिंग
ठीक है, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। ये क्या करता है? ये करता है कि जिस जगह पे आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू होते हैं वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। जो इनइक्वालिटी समाज में फैली होती है, समाज में बहुत सारे भेदभाव होते हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। और तो और हमारे समाज में आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा महिला के साथ, बच्चों के साथ, पुरुष के साथ, लेबर्स के साथ बहुत सारी इक्वालिटीज होती है। ठीक है, जिसको पूरा करना, जिसको दूर करना, जिसको हटाना बहुत जरूरी होता है, जो कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है। फिर इनकम, the people those are living in that state, the government is having the responsibility to provide them a good income through the various work. Either they should provide the government job or they can raise the you can say the employment, through that they can earn the money. Status, ठीक है, लोग महसूस करें कि हाँ हम लोग एक अच्छे स्टेट के रहते हैं। Just you can take the example of the Bihar. Now people of the Bihar they are feeling that हम कहाँ रहते हैं, even they are not feel very, you can say the comfortable while telling that we are belonging from the Bihar. ठीक है, फिर है अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, उनको भी सारी बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पीने का पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, अस्पताल, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा स्टेट गवर्नमेंट। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? उनके पास कुछ राइट्स तो होना चाहिए ना, तो ये उनके पास राइट्स है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भाई एक कंट्री के अंदर एक देश है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम ऊंचा करे। तो वो क्या कर सकता है कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं या फिर स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए, हेल्दी रिलेशन बनाए, जहां पर वो लड़ाई झगड़ा ना करे, जहां पर वो क्या करे, एक अच्छा वातावरण बनाए ताकि वहां से अच्छे रिलेशन हो। आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी पीपल देयर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, कोई यूपी में फैक्ट्री लगाता है, कोई पंजाब में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसा होना चाहिए कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, यानी इंडिया में रहने वाले हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा रिलेशन बनाए वर्ल्ड के साथ, कुछ ऐसा कमेंट ना करे, कुछ ऐसी बातें ना बोले, कुछ ऐसी हरकत ना करे जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के बदनामी हो। इंडिया की बदनामी होगी तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, लोग अच्छा रिलेशन बनाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, ये था। अगला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बन भी गए, हो भी गए, तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और या फिर कैसे किया गया? तो आप देख सकते हो राइट टू एजुकेशन, ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। आज भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर राइट टू एजुकेशन लगा हुआ है। मींस इसके अंदर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, यानी 8वीं क्लास तक के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। कॉपी, किताब, खाना, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग ऑन फ्री। ठीक है, ये हो गया। सारे स्टेट्स के ऊपर, अगर वो स्टेट लागू करना चाहता है तो लागू करे, नहीं करना चाहता है तो लागू ना करे। ठीक है, कई जगहों पे लागू और कुछ स्टेटों में मतलब पूरी तरीके से लागू नहीं है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, हमारे देश के अंदर 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो क्या था? वो था कि हिंदुस्तान के जितने भी गांव हैं उनको उनकी सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए, यानी पंचायती राज को बढ़ावा दिया जाए। तो उसके तहत हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया इसको। ठीक है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट क्या था? ये था गांवों के अंदर पंचायती राज को बढ़ावा देना, उनके लिए फंड देना, उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा देना, उनको राइट्स को इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये मनरेगा या फिर एमजी नरेगा, इसके थ्रू लोगों को 100 दिन का काम दिया गया। जहां पर जिस गांव के अंदर ये सिस्टम लागू किया था, हर व्यक्ति को जो बेरोजगार है, दे कैन गो एंड रजिस्टर देयर नेम इन देयर डिस्ट्रिक्ट और द विलेज, दे कैन गेट द वर्क फॉर द 100 डेज, और उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। ये लागू किया गया। SC/ST एक्ट आया, द पीपल दे वर नॉट हैविंग द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, इनइक्वालिटी था, डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसके लिए एक SC/ST एक्ट बनाया गया, जिसके तहत बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, थ्रू दैट दे कैन प्रोटेक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया कि किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करने वाले लोगों को कम से कम उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए
जो गवर्नमेंट ने बोला है। और अब मुझे लगता है कि डाटा क्लियर होगा मेरे मेरे तो ऑन दैट टाइम मुझे लगता है 10,000 से कम तो किसी भी जगह पे कोई सैलरी गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। यानी कि क्या है, एक व्यक्ति किसी जगह पे काम करता है, महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं, तो सबको क्या होना चाहिए, इक्वल पैसा मिलना चाहिए, इक्वल सैलरी मिलना चाहिए। क्लियर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो काम कर रहे हैं दे शुड हैव द इक्वल सैलरी। ऐसा नहीं है कि महिला को कम मिले, पुरुष को ज्यादा मिले, या इस जाति वाले को ज्यादा मिले, छोटी जाति वालों को कम मिले। ये सारे के सारे एक्ट बना के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू थोड़े थोड़े चेंजेस करके लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक और वीडियो बनेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कैटेगराइजेशन कैसे हुआ और व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, थैंक यू।